हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑफ फिलिक। आज हम क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर को एनसीईआरटी से थॉरोली पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर इस चैप्टर की एनसीईआरटी से कंप्लीट थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सारा कुछ कवर करवाऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो मैं एक पार्ट में ना बना के 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स में बना दूं, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो आप सारे पार्ट्स को एक बार देखिएगा। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके नाम को जस्टिफाई करना सीखिए कि एक्चुअली इसका नाम ये क्यों रखा गया, इसके नाम का ये मतलब क्या है, इसका नाम क्या कहता है। तो केमिकल रिएक्शंस, तो एक्चुअली आपको पहले ये समझना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा चीज़ आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे छोटी क्लासेज में आपने सुना होगा कि आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, कंपाउंड बनाती हैं, है ना। तो वो क्या है, वो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, देखिए, केमिकल रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इस प्रोसेस को आप किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार रिएक्शन हो गई तो वो वापस नहीं हो सकती। अच्छा, फिजिकल मेथड का क्या मतलब है? फिजिकल मेथड का मतलब हो गया इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिज्म। ये इन मेथड के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो वो अक्सर पूछता है, 1 नंबर में बोर्ड में वो पूछेगा आपसे। देखिए, मैं आपको साथ साथ ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि आपसे बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है, तो इसको आप अपनी बुक में भी मार्क कर लो। ये चीज़ें देखो, आप बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर मत करो, आप अपने यूटी के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो। ये आपके यूटी से ये क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके जो भी क्लास टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो भी होता है उनमें ये चीज़ें आएंगी। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि कैसे पता लगेगा, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। तो टोटल 4 चीज़ें होती हैं जिनसे आप पता लगाते हो कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं? पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये चीज़ें। अगर स्टेट बदल जाती हैं, ठीक है। चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो जाता है, रिएक्शन से पहले कुछ और कलर था, रिएक्शन के बाद कुछ और कलर हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस की इवोल्यूशन होती है, गैस रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा, एक बात और समझिए, अगर कभी भी गैस रिलीज होगी, जैसे H2 है और मैं कह रहा हूँ कि H2 रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में, तो इसके साथ ये एरो बना होगा ऊपर की तरफ। इस एरो का मतलब होता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। अच्छा, बहुत आप आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि कुछ कंपाउंड के साथ एरो नीचे की तरफ बना होगा, तो उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अब ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है ये बाद में डील करेंगे चैप्टर में आगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो यहाँ आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिससे आप डिटरमाइन करोगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, अकर हुआ है, टेक प्लेस हुआ है। तो आप इन चारों को लिख दोगे। मतलब अगर इन चारों में से कोई एक होता है, कोई 2 होता है या चारों होते हैं, एटलीस्ट एक का होना तो जरूरी है। ठीक है, एक भी होगा तो हाँ, केमिकल रिएक्शन हुआ है, और अगर चारों होते हैं फिर तो हुआ ही है ना। तो क्या क्या? चेंज इन स्टेट, मतलब कि रिएक्शन से पहले स्टेट कुछ और है, सॉलिड है सपोज करो, तो रिएक्शन के बाद लिक्विड हो जाता है। चेंज इन कलर, रिएक्शन से पहले कलर कुछ और है, रिएक्शन के बाद कुछ और हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब रिएक्शन में अगर गैस बाहर निकलती है। अगला चेंज इन टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बढ़ना, हो सकता है कि क्या हो जाए, कम भी हो जाए। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी है तो आप कह सकते हो कि यहाँ केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आपको कहता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन को जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन।
ध्यान से समझिएगा, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है अब आप उसको दिखाओगे तो उसको जो लिख के दिखाओगे वो जो तरीका होता है वो होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वर्ड इक्वेशन होती है जो शब्दों में लिखी जाती है, जैसे आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे लिखा है ना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, वर्ड्स लिखे हैं, मैग्नीशियम पूरा पूरा लिखा है, ऑक्सीजन पूरा पूरा लिखा है, तो इसे वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ये भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक टाइप है। तो दूसरा टाइप क्या है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, तो वो है स्केलेटन इक्वेशन। क्या है वो, स्केलेटन इक्वेशन। अच्छा, ये स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम कंप्लीट वर्ड नहीं लिखते, हम Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 हम इस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हम इस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं उनके सिंबल्स के फॉर्म में। तो आपको क्लास 9th में जो आपने पहले पढ़ा है सारे सिंबल वो आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो चैप्टर में प्रैक्टिस करते करते आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ये वर्ड इक्वेशन है, हमने इसे शब्दों में लिखा है। अब देखिए, जब कभी भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे तो उसकी क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है कि वो कंपोनेंट जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले आपके पास जो अवेलेबल है, जिनको आपस में आप रिएक्ट करा रहे हो, वो होता है आपका रिएक्टेंट। जैसे पहले आपके पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दो चीज़ें आपके पास पहले हैं, तो ये आपके रिएक्टेंट हो गए। अब इनको आपस में आप रिएक्ट करवाओगे और एक नई चीज़ बनेगी। क्या होता है, एक नई चीज बनती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट में एक नई चीज बनती है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन से पहले जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो कहलाती है रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो नई चीज बन के आती है आपके पास उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीच में आपको एक एरो का साइन दे रखा है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये एरो दे रखा है। ठीक है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो आप लिखोगे ये रिएक्टेंट होता है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखोगे वो रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में जो लिखोगे वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है वो है रिएक्टेंट हमारा, और जो हमें रिएक्शन के बाद मिला है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है या नहीं है। तो आप नीचे वाली लाइन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मतलब वो चीजें जिनके अंदर केमिकल चेंज होती है वो रिएक्टेंट होता है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एज अ, उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन में जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोडक्ट। ठीक, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं। देखो, एयर में बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। ठीक है, अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना ऑक्सीडेशन भी होता है और कंबशन भी होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे बताऊंगा। बहुत बच्चों का ये डाउट रह जाता है, उन्हें समझ नहीं आता। ठीक है, हम आगे डील करेंगे। तो जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, एयर में, तो क्या देता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम, केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं क्या, कि एक केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के सिंबल को शो करते हैं और उनके फिजिकल स्टेट को भी दिखाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखाया, मैं आगे आपको बताऊंगा कि फिजिकल स्टेट कैसे शो करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। अब जरा यहां पे देखिए, यहां पे उन्होंने आपको केमिकल इक्वेशन को लिखना सिखाया है। ये देखिए, सेम वही इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन जो आपने ऊपर पढ़ी है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया और क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे उन्होंने सिंबल इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, सिंबल इस्तेमाल किया है। तो ये स्केलेटन इक्वेशन है। ये क्या है, आपकी स्केलेटन इक्वेशन है। बात वही है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो रिएक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट है। मतलब जो रिएक्शन से पहले अवेलेबल था वो रिएक्टेंट है, और जो रिएक्शन के बाद मिला वो क्या है, आपका प्रोडक्ट है।
ठीक है, अगर इतनी चीज़ आप समझ गए तो अब एक्चुअली होगा क्या, जो ये केमिकल रिएक्शंस होती है ना, ये आपस में बैलेंस्ड नहीं रहती हैं। ये क्या रहती हैं? ये बैलेंस्ड नहीं रहती, तो इनको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने का मतलब है कि कोई भी आपका एलिमेंट है, रिएक्टेंट में उसके जितने एटम होंगे, प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम होने चाहिए। तो हम कहते हैं क्या कि ये बैलेंस्ड है। ध्यान से सुनिएगा, जो टॉपिक मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ वो क्लास 10th के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे हैं, ये पक्का आता है पेपर में। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आपको वर्ड इक्वेशन दे दी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन दे दिया है। देखिए बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस करने के लिए आप वर्ड इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते, आपको वर्ड इक्वेशन को स्केलेटन फॉर्म में लिखना ही होगा। आप पहले स्केलेटन फॉर्म में लिखोगे और उसके बाद उसे बैलेंस करोगे। तो मतलब अगर हमें सिंबल पता है जिंक का Zn है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या करें? तो देखिए अगर आपने पहले से रट रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस करते करते पता लग जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को HNO3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो इस्तेमाल होंगे। ठीक, इनको हम करते हुए चलेंगे। देखिए जब कभी भी सल्फेट वर्ड इस्तेमाल हो, यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक सल्फेट, तो जब कभी भी सल्फेट वर्ड इस्तेमाल हो तो आप समझ जाना कि वहाँ पे SO4 लगा होगा। ठीक है, एक्चुअली जो सल्फेट आयन होता है ना वो SO4 2- होता है, SO4 2- होता है क्या, सल्फेट आयन आपका। ठीक है, तो सल्फेट होगा तो SO4 लगा होगा उसके नीचे। देखिए यहाँ पे जिंक है ना, तो इसके साथ में क्या लगा है, नीचे नहीं साथ में ZnSO4। तो जब भी आपको बैलेंस करने को बोले, सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि जो आपको वर्ड इक्वेशन है उसको स्केलेटन में लिखोगे। और अगर आपको ऑलरेडी स्केलेटन ही दे रखा है तो आप क्या करोगे, फिर कुछ नहीं, बैलेंस करना शुरू कर देंगे, है ना। अब जो चीज़ दे रखी है ऑलरेडी उसमें क्या करना। चलिए आगे चलते हैं। आपको ऐसी एक टेबल बनानी पड़ेगी, आपको बैलेंस करने के लिए ऐसी एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो थ्योरी लिखनी है ना, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, थ्योरी आप वहाँ से अच्छे से रट लो, ठीक है, समझ लो। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मेन मोटो है कि आपको कंसेप्ट डिटेल में समझ आ जाए। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट, किसी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करो, हमारी ईमेल आईडी पे कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल में डाउट दो, मैं एक एक डाउट पर्सनली लूँगा। ठीक है, तो अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये जो भी थ्योरी आपको लिखनी है वो आप एक बार जैसा आपके स्कूल के टीचर बोले आप उस हिसाब से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि नंबर उन्हीं को देने हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत स्कूलों में मैं पिछले 10-11 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत स्कूलों में क्या होता है, वो ऐसी टेबल बनवाते हैं और बहुत स्कूलों में वो कहते हैं कि सीधा एक लाइन में बैलेंस कर दो। ठीक है, और बहुत स्कूलों में उसके साथ साथ थ्योरी भी लिखवा लेते हैं। तो ये इंटायरली आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, अच्छा इस बैलेंसिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ देखो मैं लिखता हूँ O2, क्या लिखता हूँ मैं O2, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो आप क्या बोलोगे 2। ये जो नीचे है ना, ये जो यहाँ पे है, ये बताता है नंबर ऑफ एटम। क्या बताता है ये, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, आप ना चाहे कुछ भी हो जाए आप इस 2 को चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, एटॉमिसिटी जो होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो नंबर ऑफ एटम है इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारा डाउट होगा कि सर एक बात बताओ, रिएक्टेंट में अलग नंबर ऑफ एटम है, प्रोडक्ट में अलग नंबर ऑफ एटम है, हम चेंज नहीं करेंगे तो बैलेंस कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं, यहाँ पे मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो तुम बोलोगे कि सर 3। ये जो लिखा होता है ना यहाँ पे, ये होता है नंबर ऑफ मोल। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है, जो 2 लिखा है ये नंबर ऑफ एटम है, जो ये 3 लिखा है ये नंबर ऑफ मोल है। तो अब अगर मैं बोलूं कि बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए, तो ध्यान से समझना, इसके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 6 हो गए। क्या हो गए, 6 हो गए। क्यों,
क्योंकि जब मैं O2 की बात कर रहा था, अच्छा देखो जब मैं O2 की बात कर रहा हूँ तो O से पहले कुछ है क्या? नहीं है। तो यानी जब कुछ नहीं रहता तो उसके कितने मोल हो जाते हैं? 1। जब कुछ भी ना लिखा हो तो मतलब 1 है। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन लिख दूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता वैसे, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन हो जाता है। तो वो अगर मैं सिर्फ O लिख दूं तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम कितने हो गए यहाँ पे? 1, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी कितना हो गया? 1, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है या नहीं है? तो समझ में आ गई बात। तो अगर जैसे यहाँ पे देखो O2, तो यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम है। कितने मोल में? 1 मोल में 2 एटम है। कितने मोल में? 1 मोल में 2 एटम है। तो अगर मैं इसी के 3 मोल ले लूं तो देखो जरा, 1 मोल में 2 एटम है तो 3 मोल में कितने एटम हो जाएंगे? 3 इंटू 2 मतलब 6। 3 मोल में कितने एटम हो जाएंगे? 6। तो देखो एटम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के एटम 2 है यहाँ पे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए यहाँ पे? तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन गिवन था क्वेश्चन में, उसमें कितने एटम थे? 2। लेकिन 6 एटम बनाने के लिए हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान से समझना, आप इस 2 को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप एटॉमिसिटी को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल, बाय चेंजिंग द नंबर। ये जो आगे 3 लिखा है ना, इसको आप अपनी मर्जी से 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो जिससे बैलेंस हो जाए। समझ आई बात? ठीक। आप इस तरीके से समझो कि आप एक दुकान पे गए और आपको चाय पत्ती खरीदनी है। आप एक दुकान पे गए, आपको चाय पत्ती खरीदनी है और दुकानदार कहता है कि भैया हमारे पास 250 ग्राम के पैकेट है, और मम्मी ने आपको बोला है कि बेटा 1 किलो चाय पत्ती लेके आओ। इतनी तो खपत नहीं होती यार, अज्यूम कर लो भाई कि हाइपोथेटिकल है, ठीक है, कि 1 किलो चाय पत्ती लेके आओ। तो अब भैया आप दुकानदार को ये थोड़ा ना बोलोगे कि नहीं मैं तो भैया ऐसा है कि मेरे को 1 किलो का पैकेट ला के ही दो, वहीं पे लेट गए, ऐसा ये सब काम तो नहीं करोगे, है या नहीं है? आप क्या करोगे? आप 250 ग्राम की जो हैं पैकेट्स, ऐसे 4 पैकेट ले लोगे, है या नहीं है? तो ऐसे ही यहाँ पे O2 है, तो वो कहता है भैया O2 है और यही है, हम ज़्यादा एटम नहीं दे सकते आपको, हमारे पास 2 एटम वाला ऑक्सीजन है, चाहिए तो लेके जाओ, नहीं तो राम राम, है या नहीं है? अब तुम्हें तो चाहिए 6 चाहिए, सपोज करो, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना चाहिए। तो सपोज करो तुम्हें 6 चाहिए, तो तुम क्या करोगे कि अरे भैया ठीक है, आपके पास 2 एटम वाला ऑक्सीजन है, तो हमें इसके भैया 3 मोल दे दो, तो टोटल हमारे 6 एटम हो गए, है या नहीं? समझ आ रही बात? ठीक है। तो हम एटॉमिसिटी चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज कर सकते हैं, और उस वजह से टोटल नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि किसी मतलब जितने भी एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, उनके जितने भी नंबर एटम हो, उतने ही नंबर ऑफ एटम उनके प्रोडक्ट में भी हो। समझ आई बात? ये है हमारा तरीका। अभी देखो, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, बैलेंसिंग पे नहीं जाएंगे, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बैलेंसिंग पे। अब सपोज करो जैसे मैं लिखता हूँ SO4, मैं लिखता हूँ SO4। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो क्या बोलोगे आप? सर 4 है ना, दिख रहा है। अब मैं पूछूं कि सल्फर के कितने एटम हैं, तो देखो सल्फर के आगे कुछ नहीं लिखा ना, मतलब कि 1। कितने एटम है सल्फर का? 1। देखो आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चों ने स्कूल में ये पहले पढ़ लिया हो, या 9th में उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हो, तो उनको लग रहा होगा कि यार सर कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों का बेसिक थोड़ा कमज़ोर रह जाता है, तो उनको इससे मदद मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ गए कि आप कैसे पता लगाओगे सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। अब एक देखो यहाँ पे, यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये जो 2 मोल है ना, ये पूरे SO4 का 2 मोल हो गया। ये जो 2 मोल है ये पूरे SO4 का 2 मोल हो गया। इसका मतलब अगर मैं आगे 2 लिख देता हूँ, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि अब बताओ सल्फर के कितने एटम हो गए, तो सल्फर के टोटल एटम हो गए 2 × 1 = 2, और ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हो गए, तो 2 × 4 = 8। ठीक है। मतलब जब मैं यहाँ पे 2 आगे लगाऊंगा ना, तो वो इस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट है सबके एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सल्फर के एटम के साथ भी हुआ और ऑक्सीजन के एटम के साथ भी हुआ। क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ OH होल ट्वाइस, इसको क्या पढ़ते हैं? OH होल ट्वाइस। तो इसको लिखने का मतलब ये है कि भैया यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। ऑक्सीजन के भी 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, दोनों के 2-2 एटम है। ठीक है, समझ आई बात? इसलिए इसे होल ट्वाइस बोलते हैं। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 3OH ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो यहां से 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन को, और यहां से 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां ऑक्सीजन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के भी 6 एटम है। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी ना, तब जाके आप बैलेंस कर पाओगे, तब जाके आप क्या कर पाओगे? बैलेंस कर पाओगे।
अच्छा एक चीज और सुनो, मान लो अगर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, रिएक्टेंट, मान लो रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट के 2 एटम है और प्रोडक्ट में उस एलिमेंट के 6 एटम है, तो आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट वाले 6 एटम को 2 बनाओगे या फिर इस रिएक्टेंट वाले 2 एटम को 6 बनाओगे। तो एक चीज याद रखना, आप एटम रिड्यूस नहीं कर सकते, आप नंबर ऑफ मोल को बढ़ा सकते हो, आप 2 को 6 बना सकते हो, आप बैलेंसिंग में 6 को 2 नहीं बना सकते। ठीक है, देखिए अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि टीचर तो बिल्कुल यार अलग ही प्लेनेट से आके कुछ अलग ही बातें कर रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब 10 मिनट 15 मिनट जितने की भी ये वीडियो बनती है, एक बार ट्रस्ट करके पूरा देख लो। अगर आपको लगे कि लास्ट तक नहीं समझ आता, आपको कंसेप्ट बैलेंसिंग नहीं समझ आई, तो आप दोबारा चैनल पे आना ही नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा आप आए हो तो थोड़ा टाइम दे के देख लो, यकीन मानो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसा एक टेबल बनाते हैं। अगेन मैं टेबल बनाना बता रहा हूं, लेकिन ये इंटायरली आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। पहले आप लिखोगे एलिमेंट, फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब LHS, फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट मतलब RHS। अब एलिमेंट में क्या करोगे कि जितने भी एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, उन सारे एलिमेंट का आप सिंबल लिखोगे। तो क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है ध्यान से देखो, सबसे पहले जिंक, तो आपने लिख दिया जिंक, फिर क्या है हाइड्रोजन, तो आपने लिख दिया हाइड्रोजन, फिर क्या है सल्फर, तो आपने लिख दिया सल्फर, फिर क्या है ऑक्सीजन, तो आपने लिख दिया ऑक्सीजन। इतने इन्वॉल्व है, ये लिख दिए। अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि रिएक्टेंट में कितने एटम है, किस किस एलिमेंट के कितने एटम है। तो सबसे पहले देखो रिएक्टेंट में जिंक है, तो अगर मैं नॉर्मली Zn लिखता हूं, तो भैया एक बात बताओ इसमें कितने एटम है। देखो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम उसे 1 मानते हैं, और यहाँ मोल भी कितना है इसका, 1 ही मोल है। कह रहा हमें मोल नहीं लिखना है अभी फिलहाल, ठीक है, तो हम एटम लिखते हैं। तो हमने कितने एटम है, 1 लिख दिया, 1, बहुत बढ़िया। चलो अब H2SO4 देखते हैं, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। रिएक्टेंट में कहीं और हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, अगर कहीं और हाइड्रोजन होता तो उसको भी ऐड करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने लिख दिए कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2। सल्फर देखो H2SO4 के अंदर सल्फर देखो, कुछ भी नहीं लिखा है उसके साथ, मतलब 1 है, तो सल्फर का 1 एटम। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, तो लिख दिया 4। हो गया, हमने 3 अपने कॉलम बनाए, पहले में एलिमेंट, दूसरे में जो हमारे रिएक्टेंट में एटम्स हैं उनके रिएक्टेंट के एटम्स, और तीसरे में प्रोडक्ट के एटम्स कितने हैं। ठीक है, इधर हमने सिंबल लिखा, इधर हमने सबके एटम लिखे। ठीक इसी तरीके से हम प्रोडक्ट में भी जितने भी हमारे एलिमेंट है सबके एटम लिखेंगे। तो चलो देखते हैं, ZnSO4 है मतलब जिंक है हमारा, तो जिंक के कितने एटम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो जिंक के एटम हो गए 1। अब क्या कह रहा है, हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ है ना प्लस में H2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 लिख दिया। ठीक इसी तरीके से तीसरा क्या है, सल्फर, तो सल्फर के कितने एटम है यहाँ पे, 1, तो हमने लिख दिया 1। चौथा क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, तो हमने लिख दिया 4। समझ आई बात, लिख दिया। ये टेबल बनाना सीख गए आप लोग। अगर आपको लगता है कि ये टेबल बनाना आप नहीं सीखें, तो आप क्या करो कि इस वीडियो को थोड़ा पीछे जाओ और दोबारा से सारे स्टेप्स को देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको दोबारा ये वीडियो दोबारा बता के बताऊंगा, या फिर आपको मैं वहाँ कमेंट करके समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना होता है बैलेंसिंग के लिए कि ये जो लेफ्ट हैंड में है, मतलब रिएक्टेंट में जिस एलिमेंट के जितने एटम है, प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम चाहिए होते हैं, मतलब इन्हें बराबर करना होता है। इन सबको जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना उसको बराबर करना होता है। जिंक के जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए, हाइड्रोजन के जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में होना चाहिए, ऐसे हमें सबको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे जिंक का 1 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 1 2 2 1 1 4 4, यानी कि यहाँ जितने जिस एलिमेंट का जितना रिएक्टेंट में है उतना ही उस एलिमेंट का प्रोडक्ट में भी है या नहीं है, मतलब कि इसमें पहले से ही बराबर है। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं हम, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है भाई, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये रिएक्शन। ठीक है, हम बोलेंगे इस टाइप का कभी आ गया कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ऐसा आता नहीं है पेपर में यूजुअली। ठीक है, ये पहला आपका क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने ऐसा दे दिया है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा आता नहीं है। ठीक, अब हम किसी दूसरे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक, जिसमें थोड़ा समझ आए हमें। हम देखो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे, NCERT में जितने हैं वो सारे कर लो, उसको करने के बाद आप कोई स्टैंडर्ड ऑथर, कोई बड़े पब्लिशर की बुक उठाओ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है भैया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये एक
रिएक्शन है, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अब सबसे पहली बात मैं अगर आपसे पूछूं कि हाँ रिएक्टेंट क्या है, तो ये जो चीज़ है ना, ये रिएक्टेंट है। जो लेफ्ट हैंड साइड में एरो के क्या है वो Fe मतलब क्या है आयरन, और क्या है आपका हाइड्रोजन। आयरन और सॉरी H2O मतलब वाटर। आयरन है आपका और H2O है, H2O मतलब क्या वाटर है। ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। और इधर की तरफ जो Fe3O4 है और H2 है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसे बैलेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि आयरन का रिएक्टेंट में कितने एटम है। आयरन के रिएक्टेंट में कितने एटम है, एक एटम है या नहीं। और आयरन के प्रोडक्ट में कितने एटम है, 3 एटम है या नहीं। अब चीज़ों को जरा ध्यान से समझो। टेबल ऊपर बनाना सिखा दिया है, नीचे भी मैं आपको दिखा दूंगा टेबल क्या है। ठीक है, वो टेबल अपने स्कूल के हिसाब से बनाते रहना, लेकिन अगर टेबल में ही ज़्यादा घुस जाओगे ना, तो आपको एक लाइन में सॉल्व करने की समझ नहीं आ पाएगी। तो जरा ध्यान से अब जो समझाने जा रहा हूँ वो समझना, एक लाइन में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो फेरस रिएक्टेंट में कितना है, एक एटम है। और प्रोडक्ट में फेरस कितना है, 3 है या नहीं है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है, यानी कि आप 3 को एक नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को 3 बनाना पड़ेगा, है या नहीं। तो जो रिएक्टेंट वाला एक है उसको क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये कैसे करते हैं, एटम तो हम चेंज कर नहीं सकते, इस पोजीशन पे कोई चेंज नहीं हो सकता, यहाँ कोई चेंज नहीं हो सकता। कैसे चेंज करेंगे, मोल को चेंज करके। तो एक को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 मोल कर देंगे। तो ये जो रिएक्टेंट वाला Fe है ना, इसके आगे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3। तो ये हो गया बैलेंस, आयरन तो बैलेंस हो गया। अच्छा, बहुत बार ऐसा होगा ना कि जब आप आगे वाले किसी को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है आपका पीछे जो आपने बैलेंस किया वो खराब हो जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है हम अगले स्टेप में उसे फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। समझ आएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्टेंट वाले आयरन को हमने बैलेंस कर लिया, 3 कर लिया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट में दूसरा एलिमेंट कौन सा है। देखो H2O एक कंपाउंड है, एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, कितने एटम है इसके, 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है, प्रोडक्ट में भी ध्यान से देखो 2। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। और जो आयरन था उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लिया था, दोनों तरफ 3-3 कर लिए थे। चलिए, 2 एलिमेंट हमारे हो गए बैलेंस, ध्यान देते रहिएगा। तीसरा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, कितने एटम है, एक एटम। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में H2O है ना, तो ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट हुआ, एटम हुआ, एक एटम हुआ। कितना एटम हुआ आपका, एक एटम हुआ। और प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कहाँ पे है, Fe3O4 में है। और कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, 4। जबकि रिएक्टेंट में H2O में कितने ऑक्सीजन था, एटम था ऑक्सीजन का, एक। है या नहीं है। तो प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को तो 1 बना नहीं सकते, तो आपको 1 को 4 बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, रिएक्टेंट में आपके पास H2O है और प्रोडक्ट में आपके पास Fe3O4 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट क्या है आपका, 4 है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट क्या है आपका, प्रोडक्ट में एटम क्या है ऑक्सीजन का, 4 है। ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट वाला ऑक्सीजन है उसको 1 से 4 बनाते हैं। तो 4 हम यहाँ लिख के तो बना ही नहीं सकते ना, ये तो संभव ही नहीं है, यहाँ लिख के बना ही नहीं सकते। तो अगर हम इसे 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल, नंबर ऑफ मोल 4 करने पड़ेंगे, है तभी तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे बीच में यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्योंकि हम ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, H2O का एक ही कंपाउंड है, H2O कंपाउंड का ये एक ही मॉलिक्यूल है। तो जब हम नंबर ऑफ मोल लिखेंगे तो इस पूरे के आगे लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अब देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए एटम, और यहाँ पे क्या है, 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन आप में से कोई चालाक लड़का मुझे कह सकता है, होशियार बंदा, कि सर एक बात बताओ कि ये तो फिर हाइड्रोजन आपका 4 इंटू 2 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। जबकि यहाँ प्रोडक्ट में तो हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट तो बैलेंस हुआ ही नहीं, हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ ही नहीं प्रोडक्ट में। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है भैया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है। तो हमने जब 4H2O किया और हाइड्रोजन इस वजह से हमारा 8 हो गया, तो हम एक काम करते हैं ना, हमारे प्रोडक्ट के हाइड्रोजन को भी 8 कर देते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, H2 अवेलेबल है। तो हमें अगर इसको 8 बनाना है, 2 है हमारे पास यहाँ 2, और 8 बनाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 4। तो हम क्या लिख देंगे, 4H2 लिख देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सारा कुछ करने के बाद कुछ ऐसा आया, 3Fe प्लस 4H2O gives
Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, इतना आ गया आपका। ठीक, अब जरा एक एक, ये रिएक्शन बनी थी हमारी। ठीक, अब जरा एक एक करके देखते हैं क्या सब कुछ बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में आयरन देखो कितने हैं, 3 × 1 3 एटम। प्रोडक्ट में देखिए आयरन कितना है, 3, यानी आयरन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए कितने एटम है, 4 × 2 8। और प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 × 2 यानी 8, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है, दोनों तरफ 8 8। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में कितना है, 4 × 1 4। प्रोडक्ट में देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यानी ये पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ध्यान से समझिएगा, बैलेंसिंग को करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है। ये जो तरीका है इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बैलेंसिंग को करने का एक ही तरीका है, हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक, तो ये हमने बैलेंसिंग कर ली। अच्छा, यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये उन्होंने क्या कर रखा है, एक एक करके स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब समझा रखा है। मैं कहता हूँ ये सब बिल्कुल भी पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती। इतना बड़ा थोड़ा ना लिखोगे यार, ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना कहाँ डिटेल में लिखोगे। हाँ, मैक्सिमम अगर आपको करना होगा तो क्या होगा, ये टेबल बनानी होगी। ठीक, वो भी आपको पता है, मैं आपको कोई टेबल बनाना सिखाऊं, स्कूल वाले कोई अपनी मर्जी से टेबल बनाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया बस आप वो मेथड याद रखो, टेबल स्कूल के हिसाब से बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे, जो हमें करना है अब आगे से हर एक रिएक्शन में करना है, क्या, फिजिकल स्टेट के सिंबल को लिखना है। क्या करना है, फिजिकल स्टेट के सिंबल को लिखना है। ठीक, तो फिजिकल स्टेट के सिंबल का मतलब क्या है कि जो आपका एलिमेंट है वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, क्या है, उस सिंबल को लिखना है। तो सॉलिड के लिए आप S लिखोगे, लिक्विड के लिए आप L लिखोगे, गैस के लिए आप G लिखोगे। कहाँ लिखोगे, लिखोगे कहाँ, जैसे मान लो आपने बताया Fe, आपने क्या लिया, Fe लिया। ठीक है, Fe मतलब आयरन, और ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसी के ब्रैकेट में, इसके बगल में ब्रैकेट में आप ऐसे करके लिख दोगे सॉलिड। ये इसके फिजिकल स्टेट को दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप ये वाली रिएक्शन देखो, इसके अंदर सबकी फिजिकल स्टेट उन्होंने लिखी है। तो आगे से जब कभी भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे स्केलेटन, तो आप क्या करेंगे, आप उसको फिजिकल स्टेट के सिंबल के साथ लिखोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा आपके 2 और स्टेट होते हैं, क्या क्या जो इस्तेमाल होता है, एक मोल्टेन और एक एक्वस। एक्वस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, एक्वस कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, एक्वस कहलाता है। जब आप किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डिजॉल्व कर देते हो तो क्या बन गया आपका, एक्वस बन गया। ठीक है, चलिए। और मोल्टेन क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को पिघला देते हो तो वो मोल्टेन होता है। जैसे मान लो आप चीनी ले लो, चीनी को आप पानी के अंदर घोलते हो, डिजॉल्व करते हो, तो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। और अगर उसी चीनी को आप पिघला देते हो, बिल्कुल हीट करके उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हो, तो वो मोल्टेन स्टेट कहलाएगी। कौन सी, जैसे आप देखते हो ना, लोहे को पिघला के बिल्कुल लावा जैसा बना देते हैं, तो मोल्टेन होता है, मोल्टेन आयरन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो एक्वस और मोल्टेन, इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए। ठीक, और इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंबल लिखना है। ठीक, पहली बात। अब जब कभी भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बीच में एरो रहता है ना, अब आप आगे देखोगे कि उस एरो के ऊपर कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स लिखी होंगी। तो वो क्या होता है, वो कुछ कंडीशंस होती है, वो रिएक्शन की कंडीशन होती है कि रिएक्शन इसी टेम्परेचर, इसी प्रेशर, इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। जैसे यहाँ पे 340 ATM लिखा गया है, तो ये जो ATM है ना, ये प्रेशर की यूनिट है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि ये रिएक्शन तब होगी जब इसको 340 ATM का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, इससे तो हम बहुत पहले से पहचानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, पता है आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो ये जो सनलाइट और क्लोरोफिल है, ये क्या है, ये आपकी वो कंडीशंस है कि सनलाइट, अब बहुत जगह सनलाइट की जगह ना HNU लिख देगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ही वही होता है, एनर्जी, सीनियर क्लास में आप पढ़ोगे।
ठीक, क्लोरोफिल होना चाहिए तब ये रिएक्शन अकर करेगा। और ये जो ब्रैकेट में आप एक्वस, लिक्विड, एक्वस, ये सब क्या बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है, उनकी क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों लिखते हैं एरो के ऊपर, इसका मतलब क्या है। देखो, आप कभी भी क्वेश्चंस को, चैप्टर को रटो मत, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। आप डाउट पूछो, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जगाओ कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप मुझसे पूछो। टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पे, जहां मर्जी आप डाउट पूछो, ठीक है। आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। हो सकता है कि रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ और भी काम होते हैं, लेकिन आपका डाउट जितनी जल्दी होगा मैं कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है जो मैं एक काम करूंगा कि जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस है ना, उनकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जब 2-3 टॉपिक हो जाएंगे तो उनको कंबाइन करके मैं इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और तब तक मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, आप करके देखना, ठीक होगा तो सही है, नहीं तो फिर अगली क्लास में पहले ये इन टेक्स्ट ही करवाऊंगा और उसके बाद में आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगा। तो आज की क्लास में हमने बेसिक्स पढ़े हैं और हमने बैलेंसिंग की है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। और फिर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे देखते हो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, नहीं पता होने चाहिए तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। थोड़ा स्टार्टिंग में रटना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करके आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये जो OH आयन है ना, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। जहाँ कहीं भी हाइड्रोक्साइड होगा मतलब OH है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट हो पूछो। बाय बाय, टेक केयर।